हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो हमने लास्ट चैप्टर देखा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में देखा था। तो हर सेल के पास न्यूरॉन्स नहीं जा सकते। लगभग अगर रेशो देखा जाए तो न्यूरॉन्स और अदर सेल में, तो एक न्यूरॉन कंट्रोल करने के लिए, एक न्यूरॉन जो कंट्रोल करता है उसके पास 25,000 सेल्स का रेशो है, मतलब 1:25,000 रेशो है। तो वहां तक हर सेल के पास न्यूरॉन इनरवेट नहीं कर सकते या वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो हमारी बॉडी में ओवरऑल मास फ्लो होना चाहिए, सिग्नल जाना चाहिए। उसके लिए हमने एक नई सिस्टम डेवलप की जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जो केमिकल बॉडी में सिक्रीट होता है, हार्मोन्स, वो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन करवाता है एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स में। तो अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, जो हमने स्ट्रक्चरल में देखा हुआ है। आप पीछे वाले लेक्चर देख सकते हो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के, उसपे हमने देखा है कि दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या, कि जिसमें जहां से केमिकल सिक्रेट होता है वहां से टारगेट ऑर्गन के पास जाने में एक ट्यूब होती है जहां पर उसको जाना है, तो वो डक्ट थ्रू होता है, तो उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होती। अगर देखा जाए तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बट शॉर्ट लिव्ड होता है। मतलब नर्वस सिग्नल जो निकलते हैं बहुत तेजी से पहुंचते हैं, बट उसका रिस्पॉन्स बहुत कम टाइम तक होता है, इसलिए वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। As the nerve fiber do not innervate all cell of the body and the cellular function need to be continuously regulated. मतलब हर सेल के पास न्यूरॉन्स नहीं जा सकते, पर हर सेल को रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है हर टाइम। रेगुलर करना, उसके फंक्शन को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर टाइम। तो उसके लिए स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ हमारी बॉडी में। कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइड था, उसके लिए हमें जरूरत थी ऐसे कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की। तो हमारी बॉडी में वो फंक्शन किया किसने, हार्मोन में। क्लियर है। द न्यूरल सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो सारे फंक्शंस होते हैं वो केमिकल फॉर्म में, मतलब हार्मोन के फॉर्म में एंडोक्राइन सिस्टम, और नर्वस न्यूरॉन सिग्नल के फॉर्म में नर्वस सिस्टम, ये दोनों कंट्रोल करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम भी और एंडोक्राइन सिस्टम भी। क्लियर है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एंडोक्राइन जो सिस्टम होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। ये हमें पता है कि ये डक्टलेस ग्लैंड है, यहां पर डक्ट नहीं होती। जो भी ऑर्गन या ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करती है, टारगेट ऑर्गन जहां पर उसको इफेक्ट दिखाना है वहां तक जाने के लिए वो अपना सिक्रेशन ब्लड में डाल देता है, और ब्लड से वो जाता है उस ऑर्गन के पास। मोस्टली जो सारे ग्लैंड्स है वो अपना सिक्रेशन वेनस ब्लड में जाते हैं, क्योंकि वेनस ब्लड उससे दूर जाता है। तो किसी भी ग्लैंड से, ऑर्गन से ब्लड दूर जाता है तो उसमें वो चीज छोड़ देता है, इसलिए वेनस ब्लड में मोस्टली हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो ये डक्टलेस ग्लैंड है, रिलीज देयर सिक्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में जाता है, मोस्टली ये वेनस ब्लड में जाता है। क्लियर है। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन आई है नीट में। क्लियर है। आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, मतलब हार्मोन से हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं जाता। क्लियर है। वो कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर। स्टेटमेंट था हार्मोन्स आर इंट्रासेलुलर मैसेंजर, ऐसे करके एक स्टेटमेंट था। तो इंट्रासेलुलर मतलब क्या, कि सेल के अंदर, ये सेल के अंदर सिग्नल भेज रहा है क्या, मतलब सेल के अंदर से अंदर भेज रहा है क्या, नहीं, ये दो सेल के बीच में भेज रहा है, इसलिए यहां पर वर्ड इंपॉर्टेंट है इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर नहीं आएगा। इंटरसेलुलर होते हैं प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, ट्रेस अमाउंट एंजाइम से भी कम। अगर इसको देखा जाए तो ये पिकोग्राम में रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में हार्मोन्स। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में मैंने बता दिया कि डक्ट होती है। हार्मोन्स आर बायोकेमिकल मैसेंजर, क्योंकि ये बायोलॉजिकल सिस्टम में केमिकल फॉर्म में मैसेंजर लेके जाते हैं, और ये हमारा मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लैंड्स हमने पढ़ लिया, बता दिया मैंने कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होते हैं। एनी सेल और टिश्यू सीक्रेट एनी नेचर, सीक्रेट इन एनी नेचर, किसी भी नेचर में अगर वो केमिकल सीक्रेट करता है तो उसको हम ग्लैंड कहते हैं। टिश्यू हो सकता है, सेल हो सकता है, या पूरा ऑर्गन हो सकता है। क्लियर है। हमारी बॉडी में अगर देखा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा तो लिवर आता है, पर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तो वो आती है थायराइड ग्लैंड। क्लियर है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर देखें तो पीनल ग्लैंड इज, हम देखेंगे आगे कंटिन्यू, बहुत सारे ग्लैंड देखने हैं सभी हमें, तो उसमें पीनल ग्लैंड भी है। पीनल ग्लैंड ये सबसे छोटी ग्लैंड है। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन काम करता है, तो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड काम करता है कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम आगे हम देखने वाले ओवरीज में। तो कॉर्पस लुटियम होता है जो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। थाइमस ग्लैंड को भी टेम्पररी ग्लैंड कह सकते हैं, क्योंकि कुछ
ईयर के बाद हमारे बॉडी में, प्यूबर्टी के बाद अगर देखा जाए कुछ ईयर के बाद आगे आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिजनरेट होता जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे ग्लैंड्स होते हैं। तो आप देख सकते हो कि हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं ब्लड में, ब्लड से वो चले जाते हैं टारगेट ऑर्गन के पार्ट। टारगेट ऑर्गन के ऊपर रिसेप्टर होता है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। क्लियर है? तो हार्मोन से बहुत माइन्यूट अमाउंट में रिलीज होते हैं, मैंने बताया, और इफेक्ट एंड एम्पलीफाइड एट सेलुलर लेवल, मतलब ये सेल में जाके सेलुलर लेवल में या तो सेल को बाइंड होते हैं या सेल के अंदर जाते हैं, वो भी देखेंगे हम कि कौन से सेल सेल के ऊपर बाइंड होते हैं और कौन से सेल के अंदर जाते हैं। तो वहां जाके वो अपना सिग्नल एम्पलीफाई करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इसमें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको दिखाई देता है हार्मोन्स का, बट वो बहुत छोटे अमाउंट में रिलीज होते हैं, बट इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। क्लियर है? तो अगर देखा जाए तो ग्लैंड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज ग्लैंड, यहां पर देख सकते हैं ऑर्गेनाइज ग्लैंड, और कुछ होते हैं डिफ्यूज ग्लैंड। अनऑर्गेनाइज ग्लैंड भी कह सकते हैं हम इसको, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ज्यादा। जैसे हम पिट्यूटरी, पिनल, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस और गोनेट्स, मतलब टेस्टिस इन मेल और ओरी फीमेल में, आर द ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज इन अवर बॉडी। मतलब ये जो सारे ग्लैंड से ऑर्गेनाइज ग्लैंड, जिसमें पूरे सेल जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करने वाले, वो क्लब में होते हैं, क्लस्टर में होते हैं। क्लस्टर ऑफ सेल होता है जो कुछ सिक्रीट करता है। मतलब यहां पर सेल ऐसे अलग अलग जगह नहीं है, एक ही जगह पर सारे सेल से जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज ग्लैंड। कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको डिफ्यूज सेल देखेंगे, मतलब बाकी का पार्ट नॉर्मल है, एक्सोक्राइन पार्ट है या फिर नॉर्मल ऑर्गन है, उसमें कहीं कहीं पर आपको डिफ्यूज सेल देखेंगे, जिसको हम अनऑर्गेनाइज ग्लैंड कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं जीआई ट्रैक्ट की, जीआई ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन करवाना है। वहां पर कुछ सेल्स सिक्रेट करते हैं हार्मोन, जीआई ट्रैक्ट के भी हार्मोन हम पढ़ेंगे, जैसे लिवर, किडनी, हार्ट आर आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, ये भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, बट ये डिफ्यूज ग्लैंड्स में आते हैं, क्योंकि वहां पर उनका मेन फंक्शन एंडोक्राइन नहीं है, उनका मेन फंक्शन दूसरा है, बट वो कभी कभी हार्मोन रिलीज करते हैं। क्लियर है? तो ऑर्गेनाइज ग्लैंड और डिफ्यूज या अनऑर्गेनाइज ग्लैंड हम देखते हैं। क्लियर? चलो, उससे पहले हार्मोन देखने से पहले हम टाइप ऑफ हार्मोन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। यहां पर नेचर मतलब क्या होता है? नेचर मतलब वो किससे बने हुए हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, क्या है? तो मोस्टली हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, प्रोटीनियस और स्टेरॉइडल, मतलब जो लिपिड से बनते हैं, मतलब प्रोटीन से और लिपिड से। कार्बोहाइड्रेट से कोई ये नहीं है यहाँ पर, न्यूक्लिक एसिड का भी कुछ रोल नहीं है। बायोमोलिक्यूल में हमने देखा हुआ है 4 बायोमोलिक्यूल्स, तो उसमें से हमें सिर्फ प्रोटीन और लिपिड याद रखना है। क्लियर है? तो प्रोटीन में ऐसा हो सकता है कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से, तो कुछ हार्मोन अमाइनो एसिड से बनते हैं, कुछ अमाइनो एसिड मिला के बनते हैं पेप्टाइड, तो उनको हम पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली प्रोटीन्स होते हैं। लिपिड्स में हम देखेंगे कि जो लिपिड से बने होते हैं, वाटर इनसोल्युबल हार्मोन हम कहते हैं इसको, प्रोटीन हार्मोन, अमाइनो एसिड हार्मोन, ये वाटर सोल्युबल होते हैं, मतलब वो पानी में सोल्युबलाइज हो जाते हैं, बट लिपिड सोल्युबल हार्मोन पानी में इनसोल्युबल होते हैं, उनको हम देखेंगे। तो कुछ हार्मोन होते हैं जो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन से बने। पेप्टाइड मतलब क्या कि कुछ चेन अमाइनो एसिड की, अगर वो बहुत बड़ी चेन होगी तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, एक से ज्यादा चेन होगी तो, और अगर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का तो उसको हम प्रोटीनियस हार्मोन्स कहेंगे। तो 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं। तो इंसुलिन हम देखने वाले, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक हार्मोन, मतलब हमारे बॉडी के मैक्सिमम हार्मोन। ऐसा समझ सकते हो आप कि 80 to 90% हार्मोन प्रोटीनियस हार्मोन्स है, मतलब वाटर सोल्युबल हार्मोन्स। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये दोनों हार्मोन पैंक्रियास सिक्रेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के सब हार्मोन्स हम उसमें देखने वाले, 6, 7, 8 हार्मोन देखने वाले, सभी हार्मोन्स, और हाइपोथैलेमिक के सभी हार्मोन्स आर प्रोटीनियस हार्मोन्स या पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। क्लियर है? कुछ होते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन्स। स्टेरॉइडल हार्मोन्स मतलब जो बने हुए हैं लिपिड से, लिपिड से जो बनते हैं उसको हम, मतलब वाटर इनसोल्युबल होते हैं, वो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। क्लियर है? तो कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस सिक्रेट करता है, इस्ट्राडायोल इज एस्ट्रोजन ओरी सिक्रेट करती है, और प्रोजेस्टेरॉन जो ओरी सिक्रेट करती है, कॉर्पस लुटियम भी सिक्रेट करता है। क्लियर है? तो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ये वाटर इनसोल्युबल होते हैं। क्लियर है? कुछ अलग तरह का ग्रुप है आइडोथायरोनिन्स। आइडोथायरोनिन्स मोस्टली थायरोग्लोबुलिन से बनते हैं। थायरोग्लोबुलिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, उससे बनते हैं। उसमें कुछ डेरिवेटिव होते हैं, जैसे हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन। क्लियर है? आइडोथायरोनिन ये आयोडीन डेरिवेटिव से, इसको सिंथेसाइज करने के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम थायरोक्सिन T3 और T4 पढ़ने वाले हैं। तो टेट्राआइडोथायरोनिन, ट्राइआइडोथायरोनिन हम पढ़ने वाले, उसमें थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो टायरोसिन से बनते हैं। क्लियर है? टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है जिससे
थायराइड हार्मोन बने हुए, थायरोक्सिन बना हुआ है। क्लियर है? कुछ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, अब ये भी अमाइनो एसिड है। क्लियर है? तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव थायराइड हार्मोन भी है जो टायरोसिन से बनता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है कि एक सिंगल अमाइनो एसिड से हार्मोन बना हुआ है, तो जैसे हम इपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की बात करते हैं। इपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनलिन, तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन बने होते हैं टायरोसिन से। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड, मतलब टायरोसिन में दो हार्मोन्स हो गए। अब थायराइड हार्मोन और इपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनलिन, ये दोनों हार्मोन टायरोसिन से बनते हैं। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है। वही अगर हम मेलेटोनिन और सेरोटोनिन की बात करते हैं, मेलेटोनिन भी हम देखने वाले हैं। मेलेटोनिन हम पिनल ग्लैंड में देखेंगे, सेरोटोनिन भी देखेंगे कि सेरोटोनिन हार्मोन्स होता है जो हमने यहाँ पर ये देखा हुआ है सर्कुलेशन चैप्टर में, जो बेसोफिल होते हैं उसके अंदर ग्रैनुल्स होते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है। क्लियर है? तो सेरोटोनिन, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन ये होते हैं ट्रिप्टोफैन से बने हुए। ट्रिप्टोफैन भी एक अमाइनो एसिड है। 2016 में इसमें क्वेश्चन है हार्मोन्स के किस अमाइनो एसिड से बना, ये क्वेश्चन कभी नहीं आता। जब से नीट 2019 से एनटीए कंडक्ट करने लगा है 1920 से, तब से हार्मोन्स किस अमाइनो एसिड से बने हुए कभी नहीं आए। एक बार क्वेश्चन है 2016 में, जब सीबीएसई पेपर निकालते तो थोड़े बाहर के क्वेश्चन आते थे, तब क्वेश्चन है कि मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन, उन्होंने पूछा था कि ट्रिप्टोफैन किससे बना हुआ है, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से कौन से हार्मोन बनते हैं, ये पूछा गया है। 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? 2016 में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा कि ट्रिप्टोफैन से कौन से हार्मोन्स बनते हैं। तो ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है, तो ट्रिप्टोफैन से बनते हैं दो हार्मोन, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। क्लियर है? ये दो हार्मोन्स होते हैं जो ट्रिप्टोफैन से बने। इपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनलिन बना होता है टायरोसिन से, और थायराइड हार्मोन T3 और T4 ये भी थायरोक्सिन से बनता है। नीट के सिलेबस में नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है? कोई भी अमाइनो एसिड याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो, उसके बाद अगर देखें एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करते हैं तो हमें सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। पहले हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे जो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, जो ब्रेन का भी पार्ट है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, ये जो सब ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। उसके बाद हम पीनल ग्लैंड देखेंगे, उसके बाद थायराइड ग्लैंड देखेंगे, पैराथायराइड देखेंगे, थाइमस देखेंगे, एड्रिनल ग्लैंड देखेंगे, पैंक्रिया देखेंगे। उसके बाद गोनैड्स में टेस्टिस मेल में और फीमेल में ओरीज देखेंगे। उसके बाद ये तो मोस्टली ऑर्गेनाइज ग्लैंड हो गए। उसके बाद हम अनऑर्गेनाइज ग्लैंड भी देखेंगे। कौन से? जीआई ट्रैक्ट देखेंगे, किडनी देखेंगे, हार्ट देखेंगे। क्लियर है? ये सारे ग्लैंड्स के भी हार्मोन हम एक सीक्वेंस वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस में बता दूं ये फोरब्रेन का पार्ट है। क्लियर? फोरब्रेन में होता है जो डाइनसेफेलॉन है। डाइनसेफेलॉन मैंने बताया हुआ है न्यूरल में, आप उस लेक्चर को देख सकते हो। जो डाइनसेफेलॉन का फ्लोरिंग होता है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो बेसल पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलॉन जो फोरब्रेन का पार्ट है। रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन काम करता है, मतलब ये एंडोक्राइन फंक्शन के साथ साथ बाकी फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। इसको हम न्यूरो हार्मोन कहते हैं क्योंकि यहां पर नर्वस टिश्यू या नर्वस सेल्स, न्यूरॉन्स सीक्रेट कर रहे हार्मोन्स, इसीलिए हम इसको न्यूरो हार्मोन भी कहते हैं। इसको थर्मोस्टेट कहा जाता है, न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कहा जाता है क्योंकि न्यूरल है और एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। इसके हम फंक्शन देखने वाले कि जैसे ये हमारे बॉडी में बाकी ग्लैंड्स के हार्मोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, मोस्टली पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हंगर सेंटर है, हंगर एंड थर्स्ट सेंटर, जिससे जो हमें भूख और प्यास लगती हो बिकॉज ऑफ द हाइपोथैलेमस लगता है। सैटिएटी सेंटर है, सैटिएटी सेंटर मतलब जब हम ऐसा कह सकते हैं कि हम समाधानी हो जाते हैं, तो वैसे कि हम पानी पीने के बाद, खाना खाने के बाद हम शांत हो जाते हैं, तो उसका भी एक सेंटर है। These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary gland. अब सिंपल सी बात याद रखना है, हाइपोथैलेमस ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। क्लियर है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी के सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अभी जो हमने पूरे ग्लैंड्स देखे, हाइपोथैलेमस छोड़ के सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? क्योंकि हाइपोथैलेमस एक ऊपर वाला सेंटर है और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्लियर है? पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखेंगे। क्लियर? तो चलो, तो हाइपोथैलेमस जो होता है, क्लियर है, हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, मतलब उसको पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजना है कि तुम्हें काम करना है या नहीं करना है। अगर काम करवाना है, मतलब हाइपोथैलेमस को अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को बताना है कि तुम्हें काम करना है, तो उसको हम कहेंगे कि हाइपोथैलेमस स्टिमुलेटिंग हार्मोन से रिलीज करता है। स्टिमुलेटिंग मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कुछ करने के लिए या कुछ सीक्रेट करने के लिए, तो वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहेंगे। रिलीजिंग कि पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है तुम कुछ रिलीज करो।
या फिर कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा। इनहिबिटिंग मतलब क्या, कि बोलेगा कि तुम वो सिक्रेट मत करो, तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसका सिक्रेशन बंद कर देगी, जिसको इनहिबिटिंग कहेंगे हम। क्लियर है। तो स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, रिलीजिंग हार्मोन में अगर देखें तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, मतलब बढ़ाता है, जैसे हमने जीएनआरएच देखते हैं। अब देखो जीएनआरएच क्या होता है। जीएनआरएच जिसका फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन मतलब जो गोनेड पे काम करते हैं, गोनेड मतलब टेस्टिस और ओवरीज में काम करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऐसे हार्मोन सिक्रेट करने हैं जो टेस्टिस और ओवरीज पे काम करते हैं। तो देखो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगा जीएनआरएच। जीएनआरएच वो ब्लड में डाल देगा। जीएनआरएच ब्लड थ्रू आएगा किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। मोस्टली किसके पास आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के ग्लैंड के पास। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि तुम दो हार्मोन सिक्रेट करो। अब जीएनआरएच के स्टिमुलेटिंग सिग्नल की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रेट करता है, एक एफएसएच और दूसरा एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेराइनिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या फंक्शन करते हैं हम डिटेल में देखेंगे आगे। तो एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, किसकी वजह से, जीएनआरएच की वजह से। इसलिए हम इसको कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है, क्योंकि इसने पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को बढ़ाया। वही अगर हम बात करते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन की, क्लियर है, तो इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा। अब इनहिबिटिंग हार्मोन कैसे काम करता है, देखो हाइपोथैलेमस ने सिक्रेट किया इनहिबिटिंग हार्मोन, वो गया किसके पास, ये भी आता है किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अब देखो पहले तो ये देखते हैं कि कौन सा हार्मोन उसने सिक्रेट किया, इनहिबिटिंग। तो इनहिबिटिंग में एक हार्मोन सिक्रेट होता है सोमेटोस्टैटिन। तो सोमेटोस्टैटिन नाम का हार्मोन है। अब सोमेटोस्टैटिन, स्टैटिन मतलब रोकना, ये सिक्रेशन को रोकेगा, बंद करेगा। तो सोमेटोस्टैटिन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि तुम एक हार्मोन सिक्रेट करते हो जीएच, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, या सोमेटोट्रोपिन नाम है उसका। तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ये कम करेगा, क्योंकि ऐसा मान लो कि इसने निगेटिव सिग्नल लेके आया है, उसने बोला है पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को कम करो। क्लियर है। तो देखो सोमेटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसने क्या किया, ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन था, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन है ग्रोथ हार्मोन, उसका सिक्रेशन कम करवाया, मतलब उसकी लेवल बॉडी में कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द हाइपोथैलेमस के इनहिबिटिंग हार्मोन की वजह से। क्लियर है। तो ये फंक्शन होते हैं हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस के बाकी फंक्शन हमने नर्वस सिस्टम में कंट्रोल किए हुए हैं। क्लियर है। उसमें हमने नर्वस सिस्टम में देखा हुआ है कि वो क्या क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, इमोशंस, एंडोक्राइन कंट्रोल करता है, ये सारे फंक्शन हमने नर्वस सिस्टम में देखे हुए हैं, इसलिए हम उसकी यहाँ पर ज्यादा बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर उसका सिर्फ एंडोक्राइन नेचर देख रहे हैं। हाइपोथैलेमस और दो हार्मोन सिक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, पर उसके बारे में भी हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, क्योंकि हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज तो करता है बट उसको स्टोर करने के लिए भेज देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और ग्लैंड उसको सिक्रेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है। तो पहले बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस है, अर्लियर कॉल्ड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता था इसको। पुराना नाम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। क्लियर है। इसको स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कभी कभी कहा जाता है, क्योंकि पीनल ग्लैंड जो होती है वो बाद में साइंड मतलब ग्रैन्युल्स बन जाते हैं, वो डिजनरेट हो जाती है, ऐसे समझ लो एज के हिसाब से। तो उसके लिए कभी कभी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, बट स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अभी के लिए याद रखो पीनल ग्लैंड। क्लियर है। लोकेटेड इन बोनी कैविटी, ये बोनी कैविटी में फिक्स है। एक्चुअली हमारे यहाँ इस साइड अगर देखें तो स्पेनॉइड बोन होता है यहां से यहां तक। क्लियर है। तो ये स्पेनॉइड बोन होता है। स्पेनॉइड बोन की एक आपको एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा स्पेनॉइड बोन का, जो प्रोटेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसका नाम है सेला टर्सिका। तो इसको हम कहेंगे सेला टर्सिका। क्लियर है। सेला टर्सिका है जो स्पेनॉइड बोन का एक पार्ट है। क्लियर है। अटैच टू हाइपोथैलेमस, ये भी अटैच होती है हाइपोथैलेमस को, क्योंकि आप यहां देख पा रहे होंगे ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इसके बीच में ये जो अटैचमेंट है ये होती है स्टॉक, या जिसको इनफेंडिबुलर स्टेम कहा जाता है। इनफेंडिबुलर स्टेम आर नॉन एंडोक्राइन पार्ट, ये कुछ भी सिक्रेट नहीं करता, नॉन एंडोक्राइन होता है, बट ये स्टॉक मतलब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में ब्रिज का काम है, या उसको पकड़ के रख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्लियर है। एनाटॉमिकली हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी लोब कहते हैं। क्लियर है। एडेनोहाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, और न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। तो आप यहां पर देख सकते हो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड
ये वाला थोड़ा ब्लैक जो दिख रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसको कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इनके नाम थोड़े आपको बता सकते हैं कि ये क्यों रखा गया है न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन, हम आगे देखेंगे कि हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन, जो न्यूरॉन होते हैं वो हाइपोथैलेमस में शुरू होते हैं बट खत्म होते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हो कि हाइपोथैलेमस में जो साइटोन वाला पार्ट है वही न्यूरॉन कंटिन्यू होता है और उसका एक्सॉन ओपन होता है पोस्टीरियर पार्ट में। मतलब हाइपोथैलेमस को अगर कंट्रोल करना होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ये क्वेश्चन नीट में आता है कि हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ग्लैंड को कंट्रोल करती है थ्रू द न्यूरल मैकेनिज्म। मतलब हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, इसलिए वो डायरेक्ट न्यूरल सिग्नल थ्रू इसको कंट्रोल कर सकता है। क्लियर है? वही अगर हाइपोथैलेमस कंट्रोल करना होगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन एंटीरियर पिट्यूटरी में नहीं होते, मतलब एडेनो हाइपोफाइसिस में नहीं होते, तो वो कैसे कंट्रोल करता है, क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है नीट में? तो अगर आप देखो कि हाइपोथैलेमस का, याद रखना हाइपोथैलेमस का नॉर्मली डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब CO2 रिच ब्लड जाना कहां चाहिए था, डायरेक्टली हार्ट के पास, ऐसे जाना चाहिए था हाइपोथैलेमस का ब्लड, बट ऐसे नहीं जाता है। हाइपोथैलेमस का जो डीऑक्सीनेट ब्लड है, मतलब CO2 रिच जो ब्लड है, वो पहले जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये जाता है फिर हार्ट के पास। मतलब हाइपोथैलेमस में जो ब्लड एंटीरियर पिट्यूटरी के पास के जाता है वो वेन थ्रू जाता है। क्लियर है? तो जिसको हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं हम, कि हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स डाल देता है वेन्स के अंदर, जो भी सिग्नल भेजना होगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो वो जाएगा कहां पर, मतलब हाइपोथैलेमस के वेन्स जाते हैं कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी में, और जो भी हाइपोथैलेमस का हार्मोन्स है वो रिलीज हो जाएंगे वेन्स में, और वो वेन्स के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी उस हार्मोन को रख लेगा और सिग्नल लेगा। एक तो रिलीजिंग हो सकता है या तो इनहिबिटिंग होता है, पीछे हमने देखा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को ये कैसे कंट्रोल करता है, थ्रू द हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। आपको ये नाम है नहीं सिलेबस में, बट आपको ये दिया है कि कैसे कंट्रोल करता है, तो इसको पोर्टल सिस्टम लिखा होता है, पोर्टल वेन्स लिखा होता है, जिसके थ्रू कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को। क्लियर है? तो ये याद रखना है। चलो आगे अगर देखते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, तो एडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडेनो हाइपोफाइसिस में दो हार्मोन, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिएट, हार्मोन्स नहीं, दो पार्ट है। क्लियर है? पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर देखें आप पीछे की डायग्राम में अगर देखें, तो मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा कि देखो यहां पर आपको तीन पार्ट दिख रहे हैं, एक ये बीच वाला छोटा सा दो, और ये तीन। ये जो पार्ट है पहला वाला और ये दूसरा वाला पार्ट, इनको हमने बोला है एंटीरियर पिट्यूटरी में, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं बोल सकते, एडेनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, जिसमें दो पार्ट है। एंटीरियर पिट्यूटरी इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो बीच वाला होता है वो होता है मिडल पिट्यूटरी। बट ह्यूमंस में वो काफी मर्ज हो चुका है, मतलब ऐसा कह सकते हो हम कि पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, जो बीच वाला स्ट्रक्चर था, ऐसा कह सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी और ये मिडल पिट्यूटरी, मतलब ये हो गया आपका पार्स डिस्टेलिस, और ये पार्स डिस्टेलिस हो गया, और ये हो गया पार्स इंटरमीडिया। ये दोनों जो है ह्यूमंस में काफी फ्यूज हो चुके हैं। क्लियर है? तो देखो, और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर? तो इसके हार्मोन से देखो, एडेनो हाइपोफाइसिस जो पार्स डिस्टेलिस वाला पार्ट है, जो मेन पार्ट है, जिसको हम कहेंगे अभी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको कहेंगे मिडल पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? और इसको कहेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? तो पार्स डिस्टेलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, तो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH कहते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, सभी डिटेल में देखने हैं हमें, सबके फंक्शन डिटेल में देखने। प्रोलैक्टिन ये हार्मोन देखने वाले हैं, लुटिनाइजिंग हार्मोन ये भी देखने वाले, LH जिसको कहते हैं हम, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सभी जो मेन हार्मोन है वो पार्स डिस्टेलिस सीक्रेट करते हैं, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे मेन पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी या पार्स डिस्टेलिस। क्लियर? पार्स इंटरमीडिया जिसको हम मिडल पिट्यूटरी भी कहते हैं, ये ह्यूमन में इतना डेवलप नहीं है, ये इसको कोई नाम ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये सीक्रेट करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। क्लियर है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मेलानिन का सिक्रेशन करते हैं, तो ये हमारे बॉडी में पिगमेंटेशन का काम करता है, जो स्किन कलर होता है मेरा पिगमेंट, तो उसमें ये काम करता है, बट इसका फंक्शन अभी नोन नहीं है हमारे बॉडी में। इसको वेस्टिजियल हार्मोन भी हम कह सकते हैं, और पार्स इंटरमीडिया को इंटरमीडियन भी कहते हैं। मोस्टली ये
पार्स इंटरमीडिएट डेवलप है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, क्योंकि ये उसमें काम करता है कलर चेंज का। तो उनकी बॉडी में कैसे कलर चेंज होते हैं, ये एक मिमिक्री है या फिर वो खुद को बचाने के लिए वो कलर चेंज करते हैं। तो उसमें पार्स इंटरमीडिया या हम कह सकते हैं एमएसएच ज्यादा डेवलप है। क्लियर। न्यूरोहाइपोफाइसिस कोई भी हार्मोन नहीं बनाता, ये एक सिंपल सी बात है, ये कोई भी हार्मोन नहीं बनाता, ये खुद हार्मोन बनाते हैं, ये हार्मोन नहीं बनाता न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये सिर्फ क्या करता है, हाइपोथैलेमस ने बनाए हुए हार्मोन्स को ये स्टोर करता है और काम जब टाइम आएगा तब रिलीज करता है। क्लियर है। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो हार्मोन निकलते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एक्चुअली इसको बनाया किसने, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस बट स्टोर एंड रिलीज बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन जो एक्सक्रीशन चैप्टर में डिटेल में हमने पढ़ा है, और ऑक्सीटोसिन इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो ये सब हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो एडेनोहाइपोफाइसिस है वहां से हम हार्मोन शुरू करेंगे, सभी हार्मोन हम डिटेल में देखेंगे। क्लियर है। क्योंकि अगर कंटिन्यू करूंगा तो ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, एडेनोहाइपोफाइसिस। थैंक यू।